अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एज़ लाइव है, मतलब तकरीबन आप इसको लाइव समझ लीजिए। ये एडिटेड वीडियो नहीं है, इसलिए पहले से आपसे थोड़ी सी माजरत ख़्वाह हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और एडिटिंग के टाइम में अगर हम लोग जाते तो थोड़ी ख़बरें आपको लेट पहुँचती। तो चलिए जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्याज़ी साहब के सर पर इस वक्त कई केसेस का जो बोझ है, जो उसकी तलवार है वो लटक रही है, लेकिन जो मेन उनके केसेस हैं वो आपके सामने है, जिसमें तोशाखाना का केस है, अल कादिर यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, उसके अलावा 9 मई का जो सानिहा हुआ उसका केस है और साइफर वाला केस है। अब जनाब अली, सबसे पहले मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ कि किस तरह से उनके सर पे इस वक्त शदीद किस्म की तलवार लटक रही है। सबसे पहला जो उनके लिए बुरा काम हुआ है, जो उनके लिए बुरा हुआ है लेकिन मुल्क के लिए अच्छा हुआ है, वो ये है जनाब जी कि तोशाखाना केस के अंदर जो है वो जो तहाइफ लिए थे न्याजी साहब ने, और उसमें से कई तहाइफ जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो न्याजी साहब ने बताए भी नहीं थे, डिक्लेयर भी नहीं किए थे, और उनको बेच के उनका जो सारा पैसा है वो न्याजी साहब खा गए थे। और उस सिलसिले में जितने भी गवाहान थे उन्होंने अब अपने बयानात को रिकॉर्ड करवा दिया है। उसकी तफसीलात जो हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो दो गवाहान हैं इस वक्त तक वो सामने आए हैं और उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कहा है कि 2019 में 4 कीमती तोहफे तोशाखाना से न्याजी साहब ने लिए और 10 करोड़ के तोहफों की मालियत जो है वो 2 करोड़ ज़ाहिर की, यानी कि जो ज़ाहिर की उन्होंने कीमत वो सिर्फ 2 करोड़ की, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो तोहफे जो हैं उन्होंने 5 करोड़ 80 लाख में फ़रोख्त कर दिए। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में इसी साल उन्होंने इसको डिक्लेयर भी नहीं किया, और तहकीकात के मुताबिक जो है 5 करोड़ 80 लाख की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कागजात से साबित भी नहीं होती हैं। और इसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं उन्होंने अपने मुंह से मान भी लिया, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। उन्होंने कहा कि सन 2019-20 में मजीद 3 कीमती तोहफे जो हैं वो उन्होंने ख़रीदे और इसी साल बेचे, यानी उसी साल में ख़रीदे, उसी साल में उन्होंने बेचे, मगर ना तो गोशवारों में ज़ाहिर किए और ना ही इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में लिखवाए, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। कि अगर न्याजी साहब का दिल साफ था और वो करप्ट नहीं है, जैसे कि यूथिया कहते हैं कि बाकी सब करप्ट है लेकिन न्याजी साहब तो करप्ट नहीं है, वो तो रियासत मदीना के अमीन है, तो अगर वो इतने बड़े अमीन थे तो उन्होंने फिर ये दो बेईमानियाँ कैसे की कि उन्होंने फॉर्म बी में भी उसको नहीं लिखवाया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के उसमें भी जाहिर नहीं किया और गोशवारों में इसको जाहिर नहीं किया। तो ये सबसे पहले जो उनका कसूर है ये उन्हीं के ख़िलाफ़, जो उन्हीं के लोग हैं वो पकड़े गए। इससे पहले आपको याद होगा बहुत सारे व्लॉग्स में मैं आपको बुशरा बीबी के ऑडियो सुनवा चुकी हूँ, जिसमें आपको याद होगा कि वो अपने मुलाजिम को ये कह रही थी कि तुम नौकरी से बरतरफ हो, महज इसलिए कि जो तोशाखाना के तहाइफ हैं वो अंदर तो आ सकते हैं लेकिन बाहर जाते हुए उनकी तस्वीरें नहीं खींचनी। आपको याद होगा उस वक्त मुलाजिम के खिलाफ उन्होंने बहुत बातें की थी। अब चलते हैं जी अगले केस की तरफ। अगली खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं मेन खबर वही है कि आज़म खान के बारे में 2 दिन से चर्चा हो रहा है कि वो न्याजी साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और वो उनके साथ काम करते थे, और उस वक्त ये चर्चे थे कि इतने वज़ीर आज़म की पावर नहीं है जितनी कि आज़म खान की है। आज़म खान वही शख्सियत हैं जिन्होंने 2 वज़ीरों को वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो है वह बंद कर दिया था। DGFIA थे उनमें से एक, और एक और पॉलिटिशियन थे जिनको उन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया था, आपको याद होगा। अब ये जो आज़म खान है जनाब जी, इन्होंने आसानी से अपनी जान बचाने के लिए नैब में पेशी भी दे दी। इससे पहले न्याजी साहब का आप बयान भी सुन चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि आज़म खान तो बहुत ही ईमानदार शख्स है और आज़म खान जब तक अपने मुंह से नहीं कहता मैं यकीन नहीं करूंगा। जब आज़म खान ने अपने मुंह से भी कह दिया, आज़म खान ने जाके 161 का बयान भी रिकॉर्ड करा दिया, आज़म खान ने 164 का बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। तो उसके बाद न्याजी साहब ने अगला पैंतरा बदला, और अगला पैंतरा उन्होंने ये बदला कि उन्होंने ये कहा कि जनाब जी आज़म खान जो है जब तक वो अदालत में मेरे सामने 164 का बयान नहीं करवाएगा मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि ना तो न्याजी साहब को बुला के उनके सामने 161 और 64 का बयान हो सकता है और न्याजी साहब को जो है वो बड़ी आसानी से रास्ता मिल सकता है ये कहने का कि जी मैं तो इस बात पे यकीन नहीं करता, क्योंकि आज़म खान के ऊपर दबाव होगा। और साथ ही दूसरी जो उनके खिलाफ साजिश की वो ये की कि अब न्याजी साहब जो थे वो आपको पता है हमेशा से एक जलेबी टर्न लेते हैं। जलेबी टर्न वो ये लेते हैं कि जब भी कोई शख्स उनके खिलाफ कोई बात करता है तो वो बड़ी आसानी के साथ ये कह देते हैं कि जनाब अली ये शख्स तो ईमानदार ही नहीं है, ये तो बेईमान है। लेकिन अब आज़म खान के बारे में उनकी मुश्किल ये थी कि वो उनको ईमानदार बोल चुके हुए थे और सोशल मीडिया पे पहले ही वावेला मचा हुआ था कि देखना अब ये आज़म खान के खिलाफ भी इस तरह की बातें करेंगे। तो उस पर न्याजी साहब ने एक नया पैंतरा ये बदला कि अपनी सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो आज़म खान की एक मुबैना तौर पर एक पिक्चर जो है ना, उनकी एक पिक्चर जो है वो वायरल करा दी। अब उसमें जो है ना वो देख सकते हैं कि अपनी टांगें चमकाती हुई सही
तेल की मालिश करके एक साइड पे बैठी हैं जी महविश हयात साहिबा, और दूसरी साइड पे सामने जो मिरर है उसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं मुबैना तौर पे आजम खान। अब इसके बारे में लोग जो हैं वो चैमगोइयाँ करना शुरू हो गए ताकि नियाजी साहब से उनका ध्यान हटे, महविश हयात पे आए और लोग ये सोचें कि महविश हयात जो है वो एक डिज़ाइनर हाउस में, या पता नहीं ये कोई डिज़ाइनर हाउस ही मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि पीछे कपड़े नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर क्या कर रही हैं, और अगर कर रही हैं तो इनको शॉपिंग कराने के लिए आज़म खान वहाँ पर क्यों मौजूद हैं। और लोग जो हैं आज़म खान को गंदी गंदी गालियाँ लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, और लोग कह रहे हैं कि जनाब अली ये तो न्याजी के खिलाफ जो है वादा माफ गवाह बने थे और देखो जी खुद जलील हो रहे हैं, और ये प्यार की क्लासेस देने के लिए वहाँ पे महविश हयात को गए हैं। और वहीं पर जो कुछ लोग हैं वो ये लिख रहे हैं कि वो जो सामने मिरर में नज़र आने वाले शख्स हैं उनकी मुशाबहत ज़रूर है लेकिन वो खुद आज़म खान नहीं है। और कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि वो आज़म खान नहीं है बल्कि नईमुल हक है। अब मुझे समझ नहीं आता ये पीटीआई वाले लोग जो है वो इस तरह की हरकत क्यों करते हैं, और ये मेरी समझ से टोटल बाहर है। बहरहाल तीसरी तरफ न्याजी साहब के ऊपर जो है वो साइफ़र की जो तलवार है वो लटक रही है। साइफ़र के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो कितने झूठ बोल चुके हैं। साइफ़र के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से कौम को पूरा 1.5 साल गुमराह किया। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने जब भी कोई बयान दिए हमेशा ये कहा कि बाजवा जो है ना वो साइफ़र के मामले में मुझे जलील करवा रहा था। बाजवा कह रहा था कि अमेरिका जो है वो मैं उसको पसंद नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान में वो जो पाकिस्तानी है हमारे भोले वाले यूथी हैं उनको बहका रहे थे। उनको न्याजी साहब ये कह रहे थे कि जनाब साइफ़र वाले मामले में बाजवा ने मुझे धोखा दिया, साइफ़र वाले मामले में इन्होंने मेरे साथ ये किया। और अब जब उनको पता है कि जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं यानी कि आज़म खान, उन्होंने भी साइफ़र के मामले में उनके ख़िलाफ़ जो है, और ख़ास तौर पे 190 मिलियन पाउंड वाले केस में, अलकादिर वाले केस में भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो गवाही दे दी है, वादा माफ़ गवाह बन गए हैं। अब उनको हर सूरत पकड़ा जाएगा। तो फ़ौरी तौर पर उन्होंने जलेबी टर्न फिर से लिया, और जलेबी टर्न लेकर उन्होंने ये फरमाया, उनका बयान आया जनाब जी, उन्होंने कहा कि, और ये ARY पे चला है बाय द वे, और अब आई डोंट नो अल्लाह मुझे नहीं पता, ये ट्विटर के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है। अब कल को कहीं ARY इसकी तरदीद ना कर दे कि नहीं जी इसको तो फोटोशॉप किया गया था, बट अभी तक जो नज़र आ रहा है वो ठीक ही नज़र आ रहा है। उसके अकॉर्डिंगली न्याजी साहब कहते हैं कि साइफ़र वाले मामले में कौम से माजरत का मैंने फ़ैसला किया है, और दूसरी साइड पे वो फरमा रहे हैं कि साइफ़र वाले मामले में कुछ साबिक पार्टी मेंबरान की बातों में मैं आ गया था और मैं आवाम से अब माजरत करूँगा। अब मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है कि जिस आवाम को, जिन लोगों को न्याजी साहब आपने 1.5 साल पागल बनाया, जिस पाकिस्तान की मईशत का आपने भट्टा बिठा दिया, जिस पाकिस्तान के बीच में पहले ही आपको पता है अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर के मुतालबात करता है, और आपने जिस अमेरिका के साथ पाकिस्तान के वो हालात और ज़्यादा कुशीदा कर दिए, और उसी अमेरिका के अंदर आपने लॉबिंग फर्म का एक डेविड फेंटन नाम का बंदा जो है हायर कर लिया, और उसी अमेरिका के अंदर आपने अपना ही बंदा फ़ॉरेन एजेंट के तौर पे शहबाज गिल भेज दिया, और उसको आपने फ़ॉरेन एजेंट वहाँ पे रजिस्टर्ड भी करवा दिया, और उसी अमेरिका के बारे में आपने इस तरह की बातें की और अवाम को पागल बना के उनके अंदर जहर भर के आप कह रहे हैं कि मैं अवाम से ही माजरत कर लूँगा। क्या आपके मुँह से कहे हुए ये अल्फाज जो हैं वो काफ़ी होंगे? ये मेरा सवाल है एक। बहरहाल एक और केस जो उनके ऊपर लटक रहा है वो आपको याद होगा, उनके ऊपर एक केस बनाया गया था जिसमें कोयटा के अंदर एक वकील का मर्डर हुआ था। वो वकील जो है वो न्याजी के ख़िलाफ़ ही केस कर रहे थे, और जब उनका मर्डर हुआ तो उसमें नामज़द भी न्याजी साहब को किया गया था। तो उस हवाले से मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज जो है आर्मी कोर्ट के ख़िलाफ़ जो समाअत है वो भी हुई, और उस दौरान जो है लतीफ़ खोसा ने अदालत को कहा, ये पूरी एक समाअत का अहवाल मैं आपको बता रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि इस दौरान जो है लतीफ़ खोसा ने अदालत को कहा, और किस तरह से अदालत का टाइम वेस्ट कर रहे थे, और किस तरह से वो जो है ना गूगलियाँ करा रहे थे उनको, किस तरह से वो टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ ये खबर कि न्याजी साहब के जो वकला हैं वो जनाब आली अदालत में जाके जज साहब के साथ बदतमीज़ी करते हैं, और जज साहब 2 मरतबा कह भी चुके हैं कि अगली बार ऐसा किया तो आपको टाइम लिमिट नहीं मिलेगी। अभी लास्ट भी ये हुआ कि जनाब जुम्मा था, और जुम्मे की वजह से उसने कहा कि जी मैं तो अगली डेट चाहता हूँ, और जज ने कहा कि नहीं जी आज ही आप अपने दलाइल मुकम्मल करो। उस पर भी उनकी जो है वो बहसबाजी हुई। बहरहाल मैं ये पूरा आपको अदालत का अहवाल सुनाने लगी हूँ कि लतीफ़ खोसा ने अदालत को कहा कि अटॉर्नी जनरल जो है वो सहूलियात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई सहूलियात गिरफ्तार मुलजमान को नहीं दी जा रही जो इस वक्त जेलों के अंदर हैं, और मुल्क में इस वक्त ज़िया का दौर चल रहा है, जनरल ज़ियाउल हक का उन्होंने नाम लिया। और इस पर चीफ जस्टिस जो है अता बंदियाल, उन्होंने कहा कि ना 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 उसका नाम नहीं लेना, यानी ज़िया का नाम मत लो। और
साथ ही मना कर दिया कि ऐसी बातें भी मत करें, और साथ ही कहा कि जी आप मुआवजा भी ना करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुल्क में मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल होगी तो सबसे पहले हम मुज़ाहमत करेंगे। ये किसने कहा? बंदियाल साहब ने कहा कि भला ये लगा के तो दिखाएं ज़रा मार्शल लॉ, अगर लगाते हैं तो सबसे पहले हम सामने आएंगे। मेरा सवाल है बंदियाल साहब से कि उस वक्त आपने क्यों मार्शल लॉ नहीं लगाया जब आपने मुशर्रफ साहब को रिलीफ दिया था, जब आपने ये तमाम। बहरहाल मैं इस वक्त तो आपके सामने ये चीज़ें पढ़ रही हूँ, फिर मैं आगे चल के उसके बारे में आपको बताती हूँ। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और दूसरा, कल आपने डिमांड की थी कि अगर फ़ौजी कोर्ट्स किसी को कोई सज़ा देती है तो फिर उसके साथ उसकी वजह बतानी होगी। तो हम इस के ऊपर भी तैयार हैं कि किसी भी मुल्ज़िम को जब सज़ा दी जाएगी तो साथ उसकी वजह बताई जाएगी। ये अटॉर्नी जनरल ने कहा बंदियाल साहब को कि ठीक है जी, आपने तो ये कहा था ना कि वजह बतानी है, तो ठीक है हम जब देंगे सज़ा तो वजह बता देंगे। और जहाँ तक राइट ऑफ अपील का हक़ है तो ये एक इंतहाई हसास इशू है और इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पाई जाती हैं। अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो फिर दूसरे ममालिक के जो जासूस और दहशतगर्द हमने पकड़े हुए हैं और वो हमारी हिरासत में हैं, उनको भी फिर राइट ऑफ अपील का हक़ जो है वो देना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो है वो वक्त दरकार है। और इस पर चीफ जस्टिस जो है वो फ़ौरन बोले और उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हुकूमत इस बुनियाद पर कोई ना कोई कानून साजी करने का सोच रही है या इसको चाहती है, इसलिए वक्त चाहिए तो हम वक्त देने को तैयार है। अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने कहा जी हम इस बात पे जो है वो हमारा इत्तेफाक है। तो चीफ जस्टिस हैं मुनीब, वो बीच में कूदे। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत तो अगस्त को जाने वाली है और फिर कानून साजी कौन करेगा, ये उन्होंने उनसे सवाल किया। और उन्होंने कहा कि इस पर जस्टिस जो है जवाद एस ख्वाजा, उनके वकील और एतजाज़ हसन जो हैं वो खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि जनाब हुकूमत केस को जानबूझ के लटका रही है, आप जल्दी जल्दी इसका फ़ैसला जो है ना वो सुना दें, जल्दी जल्दी फ़ैसला सुनाइए, एतजाज़ हसन ने कहा। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला तो जनाब अली क्या हुआ कि जज साहब ने कहा कि आप अभी तक किसी सिविलियन का ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ तो फिर हम इसके ऊपर फैसला कैसे सुना दें। यानी कि खोसा साहब ने भी बड़ी कोशिश की, एतजाज़ हसन ने भी कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना ऑल इज़ वेन, तो वो हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ जो न्याजी साहब के ऊपर एक बड़ी तलवार लटक रही है, वो किस चीज़ की लटक रही है वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जो जिक्र कर रही थी, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं बात करूँगी, वो ये कि ये जो बंदियाल साहब ने कहा है कि जनाब जी अगर आइन शिकनी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। तो मेरा ये सवाल है कि जब आइन शिकनी हुई थी मुशर्रफ साहब की तरफ से तो उनको आपने रिलीफ क्यों दिया था? और मेरा ये सवाल है कि उसके बाद जो है उनको आइन जो है वो रीराइट करने की इजाज़त जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त क्यों दी थी? और फिर उसके बाद 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, उन ख़ास तौर पे न्याजी साहब, उनको आपने BMW जब दी थी तो उस वक्त आइन शिकनी क्यों नहीं हुई थी? तो आइन शिकनी आपको तभी याद आती है जब आइन शिकनी आप समझते हैं कि आइन शिकनी हो रही है। बहरहाल अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जो है वो न्याजी साहब के बारे में जो JIT बनाई गई थी, उस JIT की जो तफ्तीशी रिपोर्ट है उसमें उनको मुल्ज़िम करार दे दिया गया है, उनको कसूरवार करार दे दिया गया है। उसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश जो है वो मुकम्मल भी हो गई है। JIT ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि रिपोर्ट भी मुकम्मल कर ली है और उस जिना हाउस हमला मुकदमा जो है वो 96/23 के तहत जो है उसके समेत नामजद मुल्ज़िमान जो हैं वो कसूरवार भी करार पाए गए हैं। अब ये सबसे पहले डॉन ने इसको रिपोर्ट किया था, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि जिना हाउस वाक़े में मनसूबेबंदी और अमल दरामद जो है वो साबित हुआ है, यानी सबूतों के साथ। यानी हुकूमत जो बार बार कह रही थी कि हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, और न्याजी साहब कह रहे थे कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि कोई साबित नहीं कर पाएगा, तो वो साबित हो गया है, JIT में साबित हो गया है। उन्होंने कहा कि जिना हाउस हमला जो है 9 मई के वाक़यात बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किए गए, डिजिटल शवाहिद, मोबाइल वीडियोज़, यानी ये इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि जो जो इसमें शवाहिद हैं, जो जो इसमें सबूत हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि जी बस जुनैरा ने हमें खबर पढ़ के सुना दी। उन्होंने कहा कि जी डिजिटल शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, मोबाइल वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं, क्लोज सर्किट फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं, उसके अलावा उनकी जियो फेंसिंग, उसके अलावा उनकी लोकेशंस, मोबाइल राब्ते साबित हो गए हैं। और पुलिस तफ्तीश में ये भी कहा गया कि चेयरमैन PTI का JIT के सामने दिया गया जो बयान है वो शवाहिद से मुतजाद है। यानी न्याजी साहब कहते हैं कि मेरे जो लोग थे उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया था, वो सिर्फ पुरअमन एहतजाज में शामिल थे, बाकी वो किसी चीज़ में शामिल नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये बात सरासर गलत है। और पुलिस तफ्तीश में ये भी कहा गया कि चेयरमैन PTI का JIT के सामने जो शवाहिद हैं ना सिर्फ वो मुतजाद हैं बल्कि हक़ाइक़ के बरक्स भी हैं।
और साथ में ये भी कहा कि बुलवइयों से राब्ते में भी ये लोग थे, उनको बाकायदा तौर पे मोबाइल कॉल के ज़रिए उनके रिकॉर्ड भी साबित हुए हैं और पीटीआई रहनुमा डिजिटल और फोरेंसिक शवाहिद के सामने बिल्कुल खामोश रहे, उनके पास फिर कोई जवाब भी नहीं था, क्योंकि जब आप फोरेंसिक करा लेते हैं तो पीछे फिर कोई बात बचती नहीं है। शवाहिद सामने होते हैं, सामने डिजिटल सबूत होते हैं, जियो फेंसिंग होती है, तो सामने मुकरने वाला शख्स जो है वो सिर्फ न्याजी ही हो सकता है। न्याजी साहब के बारे में जीआईटी रिपोर्ट ने कह दिया है कि जितने भी शवाहिद है उसके अकॉर्डिंगली वो जो है ना वो मुकरते रहे हैं। बाद में जनाब अली मैं ये बता दूं कि जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस तफ्तीश के मुताबिक दीगर मुकदमात में भी पीटीआई क़यादत जो है वो कसूरवार पाई गई है, यानी बाकी क़यादत भी, और मुल्ज़िमान की हसास तनसीबात पे मौजूदगी जो है वो जियो फेंसिंग रिपोर्ट में साबित हो गई है। साथ में उसमें ये रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई और साथ में शाह महमूद कुरैशी नामजद मुल्ज़िमान में हैं, और उसके अलावा जो लोग नामजद हैं उसमें हमाद अज़हर हैं, मुराद सईद हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, इनको भी साथ में नामजद किया गया है। पुलिस तफ्तीश में ये भी कहा गया है कि जनाब अली ये जितने भी शवाहिद हैं इनसे इनकारी हैं ये तमाम लोग, लेकिन जब इनके सामने ये तमाम शवाहिद जो हैं ये प्ले किए गए, तमाम सबूत इनके सामने रखे गए, तो फिर उसके बाद ये इनकार नहीं कर पाए, क्योंकि इनके पास उसका जो वो कहते हैं ना किसी चीज़ को काउंटर करना, वो नहीं कर पाए, तो वो इनके पास था नहीं। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं जी आज की आखिरी खबर की तरफ, और आखिरी खबर ये है कि दो मियाँ बीवी हैं जो बदतरीन किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे थे लंदन के अंदर बैठ के, आदिल बादशाह और उनकी मिसेस। अब जनाब अली ये शवाहिद भी सामने आ गए हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं कादियानी निकले हैं, और कादियानी ये किस तरह से निकले हैं, मैं सबसे पहले आपको ये जो सबीन कयानी इनकी मिसेज हैं उनका ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। इन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में ये लिखती हैं कि कादियानी क्वेश्चन मार्क, शिया क्वेश्चन मार्क, सुन्नी क्वेश्चन मार्क, अहले हदीस क्वेश्चन मार्क, बरेलवी, देवबंदी और शायद बहुत सारे होंगे जो मैं भूल गई। हमें तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह बताया, हमें बताया कि सब कब्र में 3 सवाल होंगे, सबसे कब्र में 3 सवाल होंगे। कब्र में कादियानी से, शिया से, सुन्नी से, सबके लिए अल्लाह का एक ही ज़ाब्ता है। यानी वो बता रही हैं कि कादियानियों के लिए भी एक ही अल्लाह है, बाकियों के लिए भी एक ही अल्लाह है, और सबसे एक ही सवाल होगा, और सबका रब एक ही है, सबको एक ही रब के हजूर पेश होना है, सबकी कामयाबी का भी एक ही म्यार है। और आगे लिखा क्वेश्चन मार्क, क्या क्या म्यार, और आगे लिखा नेकी का तराजू का भारी होना, यानी कि सबका म्यार सबने आखिरत में तैयारी करनी है। अच्छा, अब वो ख़ास तौर पे जो उन्होंने कादियानी का लफ्ज़ सबसे पहले लिखा, इसके बाद जो है सोशल मीडिया पे भूचाल आ गया, लोगों ने उनको क्या लिखना शुरू किया। ये अब्दुल्ला ख़ान नाम की एक आईडी है, उन्होंने उनको लिखा कि आप नहायत ही काबिल एहतराम हैं मेरे लिए, मुझे लगता है कि आपने शायद गलती से लफ्ज़ कादियानी लिख दिया है, उम्मीद करता हूँ कि ये लफ्ज़ आप रिमूव कर देंगी। लेकिन उसके बावजूद ये जो आदिल बादशाह की मिसेज़ हैं ये बाज नहीं आई, और इन्होंने लिखा गलतियाँ इंसान से होती हैं, नियतों का हाल अल्लाह जानता है। रोमन में लिखा है तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, उर्दू में नहीं लिखा, तो उन्होंने लिखा नियतों का हाल अल्लाह जानता है, वही माफ़ करने वाला है। यानी उनका मतलब था कि तुम लोग कौन होते हो कादियानियों को गलत कहने वाले, कादियानियों को माफ़ करने वाला अल्लाह है, और सबसे एक ही जैसे सवाल होंगे। अच्छा, उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आई मोहतरमा। उसके बाद MAS मैथ्स के नाम से एक और आईडी है, उन्होंने लिखा कि आपके पास इस्लाम का इतना इल्म नहीं है, आपने कादियानियों को भी इस्लामी फ़िरक़ों में शामिल कर दिया है, और कादियानी कोई फ़िरका नहीं है, बराए मेहरबानी करके इसे ट्वीट ना करें। इस पे सबीन कियानी ने दोबारा से रिप्लाई किया और लिखा कि इंसानियत का इल्म काफ़ी है, यानी मुझे इंसानियत का इल्म काफ़ी है, मुझे मज़हब का या फ़िरक़ों का इल्म मत सिखाओ, और अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो इसके बाद जो है हर तरफ लोगों का ये शोर उठा है कि ये वाकई कादियानी है, और ये वो जो कादियानियों को स्पॉन्सरशिप मिलती है ना अक्सर लंदन की या यूरोप की, जहाँ जाके उनको सेटल किया जाता है, और फिर वो हमारे ही मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे ही मज़हब के ख़िलाफ़ जो है वो बाहर बैठ के भौंकते हैं। तो ये वो भौंकने वाले कुत्ते हैं, इनके बारे में तो बात करना भी अपने टाइम की वेस्टेज है, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फितना था और क्योंकि इनकी बहुत बड़ी कल्ट फ़ैन फॉलोइंग है, तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी था। और ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं ये कादियानी है, और शरीयत के एतबार से जिस तरह ये शरीयत को तोड़ मरोड़ के ये पेश करना चाह रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोगों ने इनको ये भी लिखा, बल्कि मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि कुछ ने लिखा कि हाँ, जब कब्र के अंदर ये भी सवाल होगा ना कि तुम्हारा नबी कौन है और तुम्हारा रब कौन है, तो रब की दफ़ा तो बता देंगे, तो नबी की दफ़ा फिर आगे से छितर ही पड़ेंगे। तो इसके ऊपर भी वो खातून जो है वो लगातार बहस करती रही। तो जनाब ये थी आज की तमाम खबरें। जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि तोशाखाना केस के अंदर डेवलपमेंट ये हुई है
के जो गवाहान हैं उन्होंने अपने बयानात को रिकॉर्ड करवा दिया है। दूसरी तरफ जो कोयटा वकील कत्ल केस है वो भी चल रहा है। तीसरी तरफ जो है वो अल कादिर यूनिवर्सिटी वाला जो केस है उसमें आज़म खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी सामने आए हैं और उन्होंने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। और फिर सोशल मीडिया की टीम ने उनको बदनाम करने के लिए महविश हयात के साथ मुबैना उनकी तस्वीरें जो हैं वो लीक की हैं और उसके बारे में तबसरा करना शुरू कर दिया है। और न्यासी साहब जो हैं उनके बारे में जो GIT बनी है उसने उनको कसूरवार भी करार दे दिया है, जिसमें उनका ये कहना है कि जनाब अली ये सब कुछ जो 9 मई को उन्होंने करवाया ये उन्होंने ही करवाया है जियो फेंसिंग और तमाम सबूतों की रूह से। अब वो मुलजिम तो अब तक करार पाए हैं लेकिन मुजरिम भी जल्दी करार पाएंगे। और वो लोग जो ये सोचने पे मजबूर हैं कि शायद न्याजी के ख़िलाफ़ कोई शिकंजा नहीं सख्त होने वाला या शायद न्याजी को माफ़ी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, बल्कि सब इदारे मिलकर ये चाहते हैं कि अब की बार जो शिकंजा हो वो इतना सख्त हो कि वो छूटे ना। अब बारी है जनाब जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।